हेलो एवरीवन, माफ़ करना, आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गया है, इस वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। कल देखते हैं, कल पॉसिबल हो पाए तो। अब मुझे लगा नहीं था कि ये इशू आ जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम लोग रिकॉर्ड ही इसको लेक्चर को कवर करेंगे और मैं थोड़ा फास्ट रहूँगा क्योंकि लेक्चर लेट हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें जो है तुम्हारी समझ में आ ही जाएंगी ज़्यादातर। तो सबसे पहले क्वेश्चन करवाएं, क्या करवाएं बताओ। इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी लाया हूँ जो पीछे टॉपिक हो गया था पीछे वाली क्लास से, और कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। कल जो है CDS का पेपर हुआ था, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे, पहले उनको कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग पीछे वाली क्लास के क्वेश्चन करेंगे। देखो, कह रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उद्देशिका मतलब वही जो प्रस्तावना थी। अब तुमने कहते थे सर इतनी बड़ी चो याद करवा रहे हो, इसीलिए याद करवाई थी क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन वो कहाँ से पूछ रहा है। अब ये नहीं पूछ रहा है कि प्रस्तावना ने किसको क्या कहा, अब पूछ रहा है प्रस्तावना में कौन सा वर्ड कहाँ पे है। तो इसीलिए मैंने आपको पूरी प्रस्तावना याद करवाई थी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो वही पूछा है इसने। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पंथनिरपेक्ष शब्द समाजवादी शब्द से पहले आता है। अब अगर तुमको याद है प्रस्तावना तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। कह रहा है न्याय शब्द जो है वो समता शब्द से पहले आता है, बंधुता शब्द स्वतंत्रता शब्द के बाद आता है। ठीक है, तो तीन ये दे रखे हैं और नीचे दिया है कि कूट का सही प्रयोग करो। कौन सा ऑप्शन ठीक है? क्या केवल एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, या फिर एक दो तीन सारे ही सही है? बताओ। है नहीं क्वेश्चन बढ़िया लेवल का, डीपली पूछा उसने। अब प्रस्तावना से ही नहीं पूछ रहा कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये सब। तो देखो, मैंने अभी तुम्हें पढ़ के सुनाया, हम भारत को लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। तो समाजवादी शब्द से पहले पंथनिरपेक्ष नहीं आता, पहले समाजवादी आता है, उसके बाद पंथनिरपेक्ष आता है। समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। कह रहा है कि न्याय जो शब्द है वो समता शब्द से पहले आता है, बिल्कुल आता है। जैसे न्याय कितने हैं? तीन प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आते विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो समता बाद में आता है, तो समता से पहले आता है न्याय, बिल्कुल ठीक है। बंधुता शब्द स्वतंत्रता के बाद आता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो स्वतंत्रता ऊपर हुई 5 प्रकार की, फिर उसके नीचे आएगा कहीं बंधुता। तो 2 और 3 सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो बात आ रही है कितना बढ़िया क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये भी है, इसको करो। अच्छा ये क्या है? ये और ये दोनों एक ही है क्या? चलो कोई नहीं, ये वाला प्रश्न पढ़ो और करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों और सूचियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यानी कि 7वीं अनुसूची में जो विषय दे रखे हैं, 7वीं अनुसूची में जो लिस्ट दे रखी है 3 प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उसमें बोला है कि कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना। देखो, वन वन समवर्ती सूची में है, बिल्कुल सही है। भूमि और भवन पर कर, ये किस में? राज्य सूची में, ये भी ठीक है। बीमा किस सेक्टर में है? संघ सूची में, ये भी ठीक है। लेकिन जनगणना संघ सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का, तो ये वाला गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? नहीं, अगर तुमने पढ़ा है तो वाकई में आनंद आ रहा होगा। ये क्वेश्चन कितनी बार लग गया है? ये क्वेश्चन देखो 108, कह रहा है कि भारत के संविधान भाग 4 का, यानी कि 4 का ए, निम्नलिखित में से किससे क्षेत्र से संबंधित है? लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति इससे संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है, लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है, राज्य सरकार का। तो सब जानते हैं ऑप्शन बी सही है, मूल कर्तव्य से ये संबंधित है। ठीक है, और भी है क्या क्वेश्चन? हाँ, एक ये है क्वेश्चन, देखो, कह रहा है कि ये पेपर CDS का है। CDS समझते हो ना, जिसको UPSC कंडक्ट करवाती है, UPSC द्वारा लिया गया पेपर है ये। तो इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है? अगर तुम्हें भारत के संविधान की 22 की 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में वो याद है, तब तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे। वो बात अलग है, ऑप्शन सरल है। मणिपुरी है, नेपाली है, डोगरी है, लेकिन गोंडी नहीं है। गोंडी की जगह क्या है? कोंकणी है। तो देखो रिमिक्स भी सेम दे दिए, कोंकणी, डी बाद में आ रहा है, इधर भी डी, तो बच्चा रिमिक्स देख के नहीं लगा, अंदाजा लगा पाए। तो देख रहे हो, ये 3-4 क्वेश्चन मैंने रखे थे, बाकी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे।
कमेंट करना आपको इनमें से किसके आंसर पता थे, और अगर आंसर नहीं पता है तो इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर रही हो, बहुत पिटाई लगाऊंगा तुम्हारी। आ जाओ कल वाले क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, सब जानते हैं, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार थी। और पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे जीवी मालवंकर। पीसी मोदी कौन थे, जो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन थे उनका जो रिजल्ट घोषित किया था वो थे पीसी मोदी। संजय मल्होत्रा कौन है, ये 26वें गवर्नर है आरबीआई के। कौन से 26वें गवर्नर। कह रहा संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को कुल कितने बहुमत से पारित करना होता है। कल वाली क्लास अगर ध्यान से देखिए तो 1/3 नहीं है, 1/10 नहीं है, 2/3 ऑप्शन में है, बी ऑप्शन ठीक है। कह रहा राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या किस राज्य के अनुपात में है, यानी कि उस राज्य में उतनी ही है जितनी राज्य राजस्थान में। तो राजस्थान में लोकसभा की सीट है 25। 25 देख लो किस राज्य में है, कहाँ एमपी में है क्या, नहीं, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। राज्यसभा धन विधेयक कितने समय में, कितने दिनों में लोकसभा को वापस दे देती है, तो वो 14 दिन है, सबको पता है, ठीक है। अगर इनके भी आंसर नहीं पता तो बहुत पिटाई करूंगा तुम्हारी, तुम लोग पढ़ते नहीं हो घर पे, ठीक है। 1 मिनट रुकना, कॉल आ रही है, बात कर लो फिर आगे करते हैं, ठीक है। तो समझ गए, नहीं समझे तो 14 दिन। अब आ जाओ चलो और कमेंट करो, स्कोर कितना है आपका। राज्यसभा, राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन भी बोलते हैं, सब लोग जानते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा भारत में संसद में राज्यसभा का गठन होगा किस आर्टिकल में, 81 में, सॉरी 80 में है, 81 में लोकसभा का, और 79 में है संसद का। ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए तुम्हें। 80 के क्लॉज फर्स्ट में दे रखा है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सीट हो सकती हैं, और वो 250 सीट मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं, 250। वर्तमान में कितनी है, 245, 245 वर्तमान में। कह रहा 5 संघीय क्षेत्र को राज्यसभा का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। 5 जो यूटी हैं, यूटी यूटी समझते हो, केंद्र शासित प्रदेश, तो ऐसे 5 हैं जिनमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। राज्यसभा की कोई भी उसमें सीटों की संख्या नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली। आगे कह रहा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव वही होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, हम लोग वोट नहीं डालते, खुले मतदान होता है इसका। और विधि कौन सी, आनुपातिक एकल संक्रमणीय विधि। कह रहा सदस्यों का निर्वाचन विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा, और मनोनीत राज्यसभा के सदस्यों चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ध्यान रखना को जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जब सदस्यों का चुनाव होगा तो उसमें क्या होगा, सदस्यों का निर्वाचन विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होगा, विधानसभाओं के, ध्यान रखना विधानसभाओं के। 2003 में संसद द्वारा राज्यसभा निर्वाचन 2 परिवर्तन किए गए। 2003 में संसद ने राज्यसभा के चुनाव में 2 चेंजेस किए। कौन कौन से, पहला कि राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होगा जिस राज्य से वह चुनाव लड़ना चाहता है, और गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया। ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं है, छोड़ सकते हो। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। ऐसे ही लोकसभा में किसके आधार पर, लोकसभा में भी जनसंख्या के आधार पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये बात कौन से 1971 वाली जो जनगणना है वो ली जाती है, पता है, नहीं पता है, भूल गए। कह रहा है कि एक राज्य में जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों पर हर 10 लाख के लिए तथा 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अब से लाइन का मतलब समझो, देखो अगर किसी भी राज्य की जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा है तो हर 10 लाख पे एक लोग चुना जाएगा, लेकिन 50 लाख जैसे ही क्रॉस हुआ तो 50 लाख क्रॉस होने के बाद वैसे ही हर 20 लाख पे एक व्यक्ति चुना जाएगा। बात समझे क्या कह रहा है। अगर किसी राज्य की जनसंख्या है तो 50 लाख तक तो एक व्यक्ति चुना जाएगा 10 लाख पे, लेकिन अगर 50 लाख जनसंख्या क्रॉस होती है तो 20 लाख रुपए, वो सॉरी हाँ 20 लाख व्यक्तियों पर एक सीट चुनी जाएगी, यानी एक व्यक्ति चुना जाएगा। पहले 10 लाख 50 लाख तक जाएंगे तो 10 लाख करके, फिर उसके बाद में 20-20 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाएगा, ठीक है। कह रहा है राज्य के सदस्यों के लिए आयु मिनिमम 30 होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 और राज्यसभा का 30, ठीक है। 83 के क्लॉज फर्स्ट में, तो 80 में दे रखा है तुम्हारा लोकसभा राज्यसभा का गठन। 83 के क्लॉज 83 के क्लॉज 1 में क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। देखो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा का विघटन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का ध्यान रखना कभी भी विघटन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। क्या है, ये एक स्थायी सदन है। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही, ठीक है। आगे कह रहा है 83 का क्लॉज 1 कह रहा है राज्यसभा स्थायी सदन है और यह कभी भी भंग नहीं हो सकता। और 1/3 सदस्य, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट,
1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा सदन है जिसमें 1/3 सदस्य हर दूसरे साल पर रिटायर हो जाएंगे, तो वो हो जाते हैं किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, बात आ रही है समझ में। ठीक है, 89 में क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जैसे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, किस आर्टिकल में, 93 में ये बात लिखी गई थी। वैसे आर्टिकल 89 में लिखा हुआ है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, पदेन सभापति होगा। कौन है अभी भारत के उपराष्ट्रपति, कमेंट कर दो फटाफट। आर्टिकल 90 में है उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका रिक्त होना और उसका त्यागपत्र। ठीक है, त्यागपत्र देना, रिक्त होना पद का, वो सब है उपसभापति का। कह रहा है सभापति के बाद उपसभापति स्थान भी रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। जैसे मान लो अगर राज्यसभा का सभापति नहीं आया बैठने तो पद खाली हो गया, पद खाली हो गया, उपसभापति देखे, उपसभापति भी नहीं है तो राष्ट्रपति एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर देगा तो वो फिर अध्यक्षता देखेगा उसकी। 91 में कह रहा है कि उपसभापति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता, अगर उपसभापति नहीं आता है तो इसकी अनुपस्थिति में कौन अध्यक्षता करेगा। इस स्थिति में राज्यसभा के सदस्य स्वयं में से किसी एक को अध्यक्ष के लिए नियुक्त कर सकते हैं, अर्थात कोई और अध्यक्षता करेगा। ठीक है, 92 में क्या है, जब सभापति उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित हों तो पद रिक्त हो या फिर पद रिक्त हो तो राज्यसभा नियमानुसार किसी व्यक्ति को चुनकर अध्यक्ष बना सकती है। ठीक है, ये 92 में कहा गया है, बता दिया ना मैंने। 92 में क्या है, 92 में जब मान लो सभापति और उपसभापति दोनों ही नहीं है तो उसके बाद में जो राज्यसभा है वो अपने नियम से किसी व्यक्ति को चुन लेगी, फिर वही उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, राज्यसभा की शक्तियां और कार्य। राज्यसभा का महासचिव, राज्यसभा का महासचिव कौन है, पीसी मोदी। अगर तुम्हें ध्यान हो तो इसी ने क्या काम करा था, इसी ने तुम्हारे जो उपराष्ट्रपति के रिजल्ट है वो घोषित किए थे। वर्तमान महासचिव है ये पीसी मोदी। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। राज्यसभा की शक्तियां क्या है, 6 माह तक क्या कह रहा है, राज्यसभा लोकसभा पारित विधेयक को, हाँ, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक के रख सकती है। लेकिन अगर धन विधेयक आ जाए तो धन विधेयक केवल 14 दिन ही रह सकता है राज्यसभा में, 14 दिन बाद वापस देना पड़ेगा। ठीक है, और धन विधेयक के अलावा कोई और विधेयक आता है तो राज्यसभा क्या कर सकती है, उसको 6 महीने तक अपने पास रख सकती है। ये राज्यसभा की शक्ति है। आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कल भी मैंने बताया था धन विधेयक केवल और केवल कहाँ पेश होगा, धन विधेयक केवल और केवल राज्यसभा में नहीं लोकसभा में पेश होगा, और राज्यसभा में पेश नहीं होगा ये बात आर्टिकल 109 में लिखी गई है। राज्यसभा में भी 14 दिन तक ये धन विधेयक अपने पास रोक के रख सकती है। ठीक है भाई, संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की असहमति होने पर, अब देखो अगर कोई ऐसा है संविधान संशोधन विधेयक, कल पढ़ा दिया था ना मैंने, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों की 2/3 सहमति आवश्यक है, और मान लो लोकसभा ने इसको पास कर दिया और राज्यसभा ने अगर इनकार कर दिया तो वो फिर गलत माना जाएगा, वो स्वीकार नहीं होगा फिर। ठीक है, उसको खारिज कर दिया जाएगा, वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। बात आई समझ में। तो दोनों की सहमति आवश्यक है, कौन से, संविधान संशोधन विधेयक पर। राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा की लोकसभा राज्यसभा दोनों की स्वीकृति अनिवार्य है। जैसे मान लो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर रहा है तो उस पर दोनों सदन की सहमति की आवश्यकता है। बात आ रही समझ में। तो ये जो है वीडियो में पता है थोड़ी सी जल्दी रही है, लेकिन समय का अभाव था, आपको भी जल्दी प्रोवाइड करनी थी, लेकिन कल से मैं देखूंगा कि अगर लाइव ही हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी कमेंट कर देना कितना स्कोर है, और क्या, अपना नाम भी कमेंट करना, लाइक भी कर देना। ठीक है, और बाकी मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा फिर कभी, जब और कभी बात होगी तब। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो अपना। जय हिंद।